धनिया की नई नई शादी हुई थी। दिसंबर का महीना था और बेहद जोरों की ठंड पड़ रही थी। लोग अपने अपने घरों में कंबल के अंदर दुबके हुए थे। शादी के बाद धनिया अपने ससुराल आ गई। धनिया का ससुराल बहुत ही गरीब था। ससुराल में ससुर लखपति, सास हीरामणि और पति कृष्णा सभी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। धनिया का पति गांव के सरपंच के खेतों में मजदूरी का काम करता था। मजदूरी से जो पैसे मिलते उससे उन सबका गुजारा जैसे तैसे हो रहा था। शादी के दूसरे दिन सुबह 4 बजे किसी ने धनिया के कमरे की कुंडी खटखटाई, जिसके कारण धनिया की नींद खुल गई। उसने अपने पति कृष्णा को जगाया। सुनिए, उठिए, जरा देखिए तो दरवाजे पर कोई है। मुझे सोने दो, तुम जाकर देख लो, शायद माँ होगी। सिर पर लंबा सा घूंघट करके धनिया दरवाजे पर गई और कुंडी खोला। उसने देखा कि दरवाजे पर सचमुच में उसकी सास हीरामणि खड़ी थी। धनिया ने अपनी सास हीरामणि के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और बोली, क्या बात है माँ जी, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मैं आपके पैर दबा दूं? अरे बहू, मुझे अपने पैर नहीं दबवाने हैं, चल बाहर, शौच को नहीं जाना क्या? लेकिन माँ जी, अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी तो बाहर अंधेरा है, ठंड भी कितनी हो रही है, इतनी ठंड में बाहर कैसे जाएंगे? बहू, गांव में तो खुले में ही शौच जाना पड़ता है, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का। तू अपने मायके में भी तो खुले में शौच जाती होगी, यहाँ इतने नखरे क्यों दिखा रही है? नहीं माँ जी, मेरे मायके में शौचालय है, हम तो वहाँ शौचालय में ही शौच के लिए जाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ शौचालय नहीं है, यहाँ खुले में ही शौच करना पड़ता है। अब दरवाजे पर खड़ी खड़ी बातें करती रहेगी या शौच को भी चलेगी? फिर गांव के सारे मर्द उठ जाएंगे तो नहीं जा पाएगी। यहाँ गांव की सभी औरतें इसी वक्त खुले में शौच को जावे हैं। लेकिन माँ जी, अभी तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो एक कंबल ओढ़ ले और लोटा लेके मेरे पीछे पीछे आ जा। बेचारी धनिया को न चाहते हुए भी खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। वो एक कंबल ओढ़ लेती है और लोटा लेकर अपनी सास हीरामणि के पीछे पीछे चलने लगती है। दोनों सास बहू खेत में पहुंचती हैं और वहाँ खुले में शौच करने लगती हैं। लेकिन धनिया को इतनी ठंड में खुले में शौच करना बहुत भारी पड़ रहा था। वो ठंड के मारे कपकपा रही थी और गहरा अंधेरा होने के कारण उसे बहुत डर भी लग रहा था। किसी तरह से वो शौच करके जल्दी जल्दी अपने ससुराल पहुंची और कंबल में जाकर दुबक गई। अरे, इस ठंड ने तो मेरी जान ही ले ली। ऊपर से ठंड में खुले में शौच के कारण मेरी हड्डियां अकड़ गई हैं। ऐसा लग रहा था कि मेरी वहीं कुल्फी जम जाएगी। लेकिन धनिया करती भी तो क्या, उसके ससुराल में तो शौचालय ही नहीं था। न सिर्फ उसके ससुराल में बल्कि पूरे गांव में शौचालय नहीं था। अब धनिया को कड़कती ठंड में भी रोज सुबह 4 बजे शौचालय के लिए जाना पड़ता था। 2-3 दिन तो धनिया ने बड़ी मुश्किल से काटे, लेकिन चौथे दिन शौच से आने के बाद धनिया तो कंबल से बाहर ही नहीं निकली। उसके पति कृष्णा ने जब उसे आवाज लगाई तब भी धनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कृष्णा ने धनिया के माथे को छूकर देखा तो धनिया का माथा बुखार से तप रहा था। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। कृष्णा ने ये बात अपने घर में माता पिता को बताई। वैद्य जी से दिखा के दवाई दिला दो, बुखार ही तो है, उतर जाएगा। तभी धनिया घर के आंगन में आकर उल्टियां करने लगी। धनिया की बिगड़ती हालत देखकर कृष्णा जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाया। धनिया की नब्ज देखकर वैद्य जी ने कहा, इसे ठंड लग गई है, मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसे खिला देना और इसे ठंड से बचा कर रखना, इसे घर से बाहर मत निकलने देना। वैद्य जी के जाने के बाद कृष्णा ने धनिया को दवाई खिलाई। दवाई खाने के कुछ घंटे के बाद जब धनिया की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तब कृष्णा ने उससे कहा, वैद्य जी ने कहा है कि तुझे ठंड से बचकर रहना है, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैं ठंड से कैसे बचूंगी? रोज सुबह सुबह 4 बजे माँ जी मुझे खुले में शौच के लिए ले जाती है, इसी वजह से मुझे ठंड लगी है। सुबह कितनी ठंड होती है, मेरी तो जान ही निकल जाती है। लगता है इस ठंड में खुले में शौच के कारण मैं तो मर ही जाऊंगी। अब क्या करें, इस गांव में तो सभी खुले में शौच को जाते हैं, यहाँ कोई शौचालय नहीं है। तो क्या मैं इसी तरह खुले में शौच जाती रहूंगी? इस तरह से तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। किसी दिन खुले में शौच करते समय ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं धनिया, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। शौचालय बनवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ उससे हमारी दाल रोटी ही चल पाती है। शौचालय बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत भी नहीं है, बिना पैसों के लिए भी शौचालय बन सकता है। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको मेरी मदद भी करनी होगी। बिना पैसों के शौचालय कैसे बनेगा? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा।
हम गोबर से शौचालय बना सकते हैं। गोबर से शौचालय? वो कैसे? मैं गांव में घूम घूम कर गोबर इकट्ठा करूंगी। फिर जो गोबर इकट्ठा हो जाएगा उसमें थोड़ी मिट्टी और थोड़ा घास मिलाकर उससे ईंटें बनाएंगे। फिर उन ईंटों को पकाकर उन्हें पक्का कर लेंगे, जिससे हमारी गोबर की ईंट तैयार हो जाएगी। फिर गोबर की ईंट से दीवारें खड़ी करके हम शौचालय बना लेंगे। धनिया की बात कृष्णा को भी अच्छी लगी। उसने ये बात लखपति और हीरामणि को भी बताई। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो कम पैसों में ही हमारा शौचालय तैयार हो जाएगा। इस काम में हम सब तेरी मदद करेंगे। फिर क्या था, अगले दिन से चारों गांव की सड़कों पर निकल गए और घूम घूम कर गाय का गोबर इकट्ठा करने लगे। शाम तक चारों ने काफी सारा गोबर इकट्ठा कर लिया था। हमें कुछ दिनों तक ऐसे ही गोबर इकट्ठा करना होगा। जब ढेर सारा गोबर इकट्ठा हो जाएगा तब हम गोबर से ईंट बनाना शुरू करेंगे। हाँ हाँ बहू, तू फिक्र मत कर, हम लोग खूब सारा गोबर इकट्ठा कर लेंगे और जैसा तू कहेगी वैसा ही करेंगे। कुछ दिनों तक चारों ने पूरे गांव में घूम घूम कर गोबर इकट्ठा कर लिया। जब उनके पास काफी सारा गोबर इकट्ठा हो गया तब धनिया गांव के तालाब के पास की कुछ मिट्टी ले आई और उसने गोबर, मिट्टी और उसमें थोड़ी घास मिलाकर ईंटें बनाना शुरू कर दिया। धनिया का पूरा ससुराल गोबर की ईंटें बनाने लगा। चारों ने मिलकर गोबर की ढेर सारी ईंटें बना ली, जिसे उन्होंने धूप में सुखाकर पक्का कर लिया। जब गोबर की ईंटें सूखकर तैयार हो गई तब धनिया ने उन गोबर की ईंटों से शौचालय बनाना शुरू किया। धनिया के साथ मिलकर कृष्णा, लखपति और हीरामणि ने भी गोबर की ईंटों से दीवार खड़ी कर ली। गोबर की ईंट की दीवार तो खड़ी हो गई, अब दीवार पर सीमेंट भी तो लगाना होगा, और सीमेंट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ जी, इसके लिए सीमेंट नहीं बल्कि गोबर की जरूरत है। हम ईंटों पर गोबर का लेप लगाएंगे, जिससे हमारा गोबर का शौचालय बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा बहू, फिर तो इसके लिए हमें और गोबर की जरूरत पड़ेगी। हाँ बाबूजी, जैसे हम गोबर से घर लीपते हैं ना, उसी तरह शौचालय की दीवार को गोबर से लीप देंगे। इसके लिए हमें फिर से गांव में घूम घूम कर गोबर इकट्ठा करना होगा। ठीक है बहू, शौचालय बनाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस बर्फीली ठंड में कम से कम खुले में शौच करने के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा ना। धनिया के कहने पर वे सभी फिर से गोबर इकट्ठा करने के लिए गांव में निकल पड़े और चारों एक एक टोकरी में गोबर इकट्ठा करके ले आए। शाम को धनिया ने उस गोबर में थोड़ी मिट्टी मिलाकर उसका गाढ़ा लेप तैयार कर लिया, जिसके बाद धनिया ने शौचालय की दीवार पर चारों तरफ से गोबर का लेप लगा दिया और रात खत्म होने तक धनिया ने अपना गोबर का शौचालय बनाकर तैयार कर लिया था। अगले दिन गोबर का शौचालय धूप में अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो चुका था। माँ जी, बाबूजी, अब हम लोगों को घर के बाहर खुले में शौच नहीं जाना पड़ेगा। हमारा गोबर का शौचालय जो बन गया है। मान गए बहू, तेरी सूझबूझ के कारण हम गरीबों के घर में भी बिना पैसे खर्च किए शौचालय बनकर तैयार हो गया। मेरी बहू तो लाखों में एक है। गोबर का शौचालय बन जाने के कारण अब धनिया और उसके ससुराल वालों को ठंड के मौसम में शौच करने की दिक्कतों से नहीं गुजरना पड़ता था। धनिया के गोबर शौचालय की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। गांव की दूसरी औरतें भी अपने अपने घरों में गोबर शौचालय बनाने की मांग करने लगी। मिंटू के पापा, हीरामणि के घर में उसकी बहू धनिया ने गोबर का शौचालय बना लिया है। अब उन लोगों को खुले में शौच करने नहीं जाना पड़ता है। हमें तो इस ठंड के मौसम में भी अंधेरी रात में शौच करने जाना पड़ता है। क्यों ना हम भी अपने घर में गोबर का शौचालय बना लें, कुछ खर्चा भी नहीं आएगा। लेकिन गोबर शौचालय बनेगा कैसे भाई? अरे लखपति के घर जाओ और उसकी बहू से पूछो तो उसने गोबर शौचालय कैसे बनाए है। गांव के सभी लोग आपस में राय मशवरा करके लखपति के घर जाते हैं और उससे गोबर शौचालय बनाने की विधि पूछते हैं। देखो भाई लोग, गोबर शौचालय बनाने का विचार तो मेरी बहू धनिया का था। हमने तो उसकी मदद की है। वो जैसा जैसा कहती हम वैसा वैसा करते गए। घर के अंदर से ग्रामीणों की बातें सुन रही धनिया भी बाहर आ जाती है और कहती है, अब आप लोग कहें तो हम आप सबकी मदद करने को तैयार हैं। बस हम जैसा कहें आप सभी को वैसा ही करना होगा। हाँ हाँ, जैसा तुम कहोगे हम सब वैसा ही करेंगे। तो फिर ठीक है, सब लोग कल से गोबर इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। दूसरे दिन से धनिया सभी ग्रामीणों को गोबर शौचालय बनाने की विधि बताने लगी और गोबर शौचालय बनाने में सबकी मदद भी करने लगी। और इस तरह कुछ ही दिनों में ग्रामीणों ने अपने अपने घरों में गोबर शौचालय बना लिया। अब ठंड के मौसम में किसी को भी शौच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। कितने दिन हो गए
मेरा बेटा घर नहीं आया। उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। हे भगवान, हे प्रभु, मेरा बेटा मेरे पास कब वापस आएगा। बिमला भगवान से ये प्रार्थना कर ही रही थी कि इतने में घर के बाहर पियन एक चिट्ठी लेकर आया और बिमला को बुलाया। बिमला बहन, बेटे की चिट्ठी है। बेटे की चिट्ठी के बारे में सुनकर बिमला तुरंत घर के बाहर आई और पियन से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। माँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। मैंने यहाँ एक लड़की से शादी कर ली है। उसका नाम लीजा है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत जल्द ही मैं उसे लेकर आपके पास आ रहा हूँ। चिट्ठी पढ़कर बिमला चौंक गई। अरे ये क्या, मेरे बेटे ने शादी कर ली, वो भी मुझे बिना बताए। बहुत कोशिशों के बाद बिमला ने अपने मन को मना लिया। अब कर ही ली है तो क्या कर सकते हैं। मेरे बेटे की पसंद अच्छी ही होगी। 2 दिन बाद शहर के एयरपोर्ट में रमेश ने अपनी बीवी लीजा के साथ लैंड किया। लीजा एक नाइजीरियन लड़की है, इसीलिए वो बहुत ही काली है। रमेश लीजा को लेकर गांव चला आया और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। अरे अरे, जरा देखूं तो रमेश की बीवी को। अरे बाप रे, ये कितनी काली है। बिमला दिया और मिठाई लेकर अपनी बहू को घर लाने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी बहू मेरे पैर छूकर प्रणाम करेगी और मैं उसे मिठाई खिलाऊंगी। लेकिन लीजा ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना हाथ बिमला की ओर बढ़ा दिया। हाय, आई एम लीजा फ्रॉम नाइजीरिया। बिमला इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने घबराकर लीजा के मुंह में एक मिठाई घुसा दिया। लीजा ने तुरंत मिठाई फेंक दी। ये क्या है रमेश, मैं डाइट पे हूँ, मैं मिठाई नहीं खा सकती। तुम्हारी माँ को इतना भी नहीं पता है क्या? माँ, आप इसे मिठाई विठाई मत दीजिए, आते ही आपने मूड खराब कर दिया। बिमला को बहुत बुरा लगा। पूरे गांव के सामने उसके बेटे और बहू ने अपमान किया, लेकिन बिमला ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रसोई में चली गई और अपने बेटे और बिलायती बहू के लिए खाना बनाने में लग गई। उधर लीजा ने रमेश से कहा, ये जगह कितनी गंदी है रमेश, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यही मेरा गांव है लीजा, मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूँ। तभी बिमला ने दोनों को खाने के लिए बुलाया। वो दोनों खाना खाने बैठे। बिमला शुद्ध शाकाहारी है, इसीलिए उसने कढ़ी चावल बनाया है दोनों के लिए। बिमला ने लीजा को कढ़ी चावल दिया। ये देखकर लीजा गुस्सा हो गई। ये क्या है, ये सब घास फूस मैं नहीं खाती। ये कढ़ी चावल है बहू, बहुत अच्छा है खाने में। मुझे नहीं खाना, मुझे मांस चाहिए। मैं मांस के बिना खाना नहीं खा सकती। लेकिन मैं तो शाकाहारी हूँ बहू, मेरे घर में मांस नहीं बनता। लीजा बहुत गुस्सा हो गई और वो खाना खाए बिना ही उठकर चली गई। रमेश ने बिमला से कहा, क्या माँ, आप शाकाहारी हो तो क्या हुआ, लीजा तो मांस खाती है ना, तो उसके लिए मांस बनाना ही पड़ेगा। रमेश भी खाना खाए बिना उठ गया। रात को लीजा को बहुत भूख लगी और उसने देखा कि दीवार में कुछ छिपकलियां घूम रही हैं। वाह, कितनी तंदुरुस्त छिपकलियां हैं, देख के ही मुंह में पानी आ गया। रमेश सोया हुआ था। लीजा ने 5 छिपकलियां पकड़ ली और रसोई में जाकर छिपकली का सूप बनाने लगी। सूप बनकर तैयार हो गया और लीजा सूप पीने लगी। बिमला की नींद टूट गई और रसोई में आवाज सुनकर वो देखने के लिए आई। ये क्या खा रही हो बहू? छिपकली का सूप, बहुत टेस्टी है, आप खाइएगा, ये लीजिए। ये बोलकर लीजा ने एक छिपकली सूप उठाकर बिमला की ओर बढ़ाया। अरे बाप रे, छिपकली! ओ, ओ, ओ। बिमला ने उल्टी कर दी। राम 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 राम, तुम छिपकली खा रही हो? इस घर में मैं अंडे तक नहीं पकाती और यहाँ तुम छिपकली खा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? इसमें शर्माने की क्या बात है, ये सब कुछ ही तो मैं खाती हूँ। यहाँ नहीं खा सकती तुम, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। शोर सुनकर रमेश की नींद टूट गई और वो रसोई में आ गया। उसने कहा, ठीक है माँ, तो फिर घर का बंटवारा कर दीजिए। बंटवारा? ये तू क्या बोल रहा है बेटा? ठीक ही बोल रहा हूँ माँ, लीजा का आपने अपमान किया, मैं इस घर का बंटवारा चाहता हूँ। रमेश ने घर आधा आधा बांट लिया। एक हिस्से में बिमला रहने लगी और एक हिस्से में रमेश लीजा के साथ रहने लगा। गांव के लोगों ने बिमला से कहा, उस नाइजीरियन लड़की ने ही दिमाग खाया है तुम्हारे लड़के का। हाँ हाँ, वो लड़की अच्छी नहीं है, मैं बता रही हूँ। बताने से क्या होगा, जो होना था वो तो हो गया। बिमला बहुत दुखी दुखी रहने लगी। उसका खुद का लड़का घर पर रहते हुए भी अलग है। कुछ ही दिनों में ठंडी का मौसम आ गया। बिमला के घर की छत टूटी फूटी थी। ठंडी के ऊपर बारिश भी शुरू हो गई और बिमला बारिश में भीगने लगी। लेकिन उस बात से रमेश और लीजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन दोनों के सामने एक नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई।
बेबी, पैसे खत्म हो रहे हैं, मेरे पास काम भी नहीं है। माँ के साथ रहते तो उनके पैसों से घर चल जाता, लेकिन अब क्या होगा? चिंता मत करो रमेश, मेरे पास एक उपाय है। यहाँ लोग अचार खाते हैं। हाँ हाँ, खाते हैं ना, बहुत खाते हैं, लेकिन क्यों? मैं अचार बना सकती हूँ। मैं यहाँ अचार बनाकर बेचूं तो चलेगा क्या? हाँ हाँ, खूब ही चलेगा। लीजा अचार बनाने की तैयारी करने लगी। छिपकलियों का अचार बहुत टेस्टी होता है। हम लोग तो नाइजीरिया में ये अचार बहुत खाते थे। लीजा ने दीवार से कुछ छिपकलियाँ पकड़ ली और फिर उसका अचार बना दिया और उसके बाद दोनों मिलकर गांव के रास्तों में अचार बेचने निकल पड़े। अचार ले लो, अचार ले लो, अच्छा अचार ले लो। गांव के लोगों को अचार बहुत पसंद है। अचार का नाम सुनते ही कुछ लोग उनसे अचार खरीदने के लिए आ गए। वाह, अब तुम अचार भी बेच रही हो। मुझे 20 रुपए का अचार दे दो। मुझे 50 रुपए का। मुझे 30 रुपए का अचार दे दो। ऐसा करके लीजा का सारा अचार बिक गया। वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसे क्या पता था कि गांव में अब क्या हलचल मचने वाली है। सभी अचार लेकर अपने अपने घर चले गए। आज अचार से मस्त रोटी खाऊंगी। अचार के तेल से उसने रोटी खानी शुरू भी कर दी। तभी उसके पेट में अचानक दर्द होने लगा। आह आह, अचानक से ये दर्द कैसा? आह आह। तब उसने देखा कि अचार में एक बड़ी सी छिपकली है। अचार में छिपकली, उग उग, छिपकली का अचार, उग उग। उसने उल्टी कर दी। ऐसे सभी के पेट में दर्द होने लगा और सभी ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। अस्पताल में भीड़ बढ़ने लगी। ये देखकर डॉक्टर साहब ने कहा, क्यों खाते हो ये सब? छिपकली कोई खाता है क्या? अब हमें क्या पता था कि वो बिलायती बहू हमें अचार के नाम पर छिपकलियां खिला रही है। ये सब खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। सभी गांव वाले गुस्सा हो गए और रमेश के घर के बाहर आ गए। ए रमेश, बाहर निकल, तेरी बीवी को लेकर बाहर आ। चिल्लाने की आवाज से वो दोनों बाहर आए। बिमला भी बाहर चली आई। क्या बात है, आप लोग यहाँ? हमें छिपकली खिलाकर आराम से सो रहा है। ये तेरी बीवी एक डायन है, डायन। सुनो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तुम दोनों इस गांव में नहीं रह सकते, भागो यहाँ से। ये बोलकर गांव वाले डंडा लेकर दोनों को मारने के लिए दौड़ने लगे। वो दोनों भागते रहे। गांव वाले उनके पीछे पीछे भागते रहे। बचाओ बचाओ, हम लोग चले जाएंगे। हाँ, हमें मत मारो, हम आज ही चले जाएंगे। ये सब देखकर बिमला ने मन ही मन कहा, ये लोग भी ना, मैंने पहले ही इनसे कहा था कि यहाँ ये सब नहीं खाया जाता। अब भुगतो। दोनों जान बचाने के लिए उसी दिन गांव छोड़कर चले गए। गांव वालों को शांति मिल गई। बिमला भी शांति से रहने लगी। रमेश और लीजा फिर कभी गांव नहीं लौटे।